आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मियों को एवं अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के सभी नियमों एवं लक्ष्यों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुर्घटनाएं अपने और समाज के लिए हानिकारक, कष्टदायक एवं आर्थिक क्षति का कारण बनती है। अतः मैं इन दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूँगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। हाय, मेरा नाम अजय है। आज हम कन्फाइंड स्पेसेस के बारे में जानेंगे। कन्फाइंड स्पेसेस मतलब काम करने के लिए एक सीमित जगह। ये ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि यहाँ काम करना बहुत खतरनाक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कन्फाइंड स्पेस से जुड़े हुए सभी खतरों और उनसे जुड़े हुए कंट्रोल मेजर्स के बारे में जानकारी हासिल करें। हर साल कन्फाइंड स्पेस में काम करने की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कि काफ़ी लोगों की जानें भी चली जाती हैं। बहुत से वर्क प्लेसेस में ऐसी जगह होती हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं और इस वजह से वर्कर्स का आना जाना बाधित होता है। कई बार जो लोग छोटी सीमित जगहों पर काम करते हैं वो अक्सर फंसने, उलझने या खतरनाक वातावरण से गंभीर चोटों और बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। लिमिटेशंस के चलते फंसने का खतरा बना रहता है और साथ ही जगह छोटी होने के कारण वर्कर्स को खतरनाक मशीन्स के बहुत पास रहकर काम करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी जगह पर फंसने या दम घुटने जैसी समस्या हो सकती है। इस ट्रेनिंग में हम समझेंगे कि कन्फाइंड स्पेसेस क्या हैं, जानेंगे कन्फाइंड स्पेसेस से जुड़े हुए खतरों के बारे में और समझेंगे अपनी सुरक्षा के लिए इन खतरों को कैसे पहचाना जाए, और ये भी जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेसेस में काम करने के लिए किस तरह की परमिशन की ज़रूरत होती है। आइए अब समझते हैं कि कर्मचारियों की क्या भूमिका एवं जिम्मेदारियां होती हैं। इनमें हैं एंट्री टीम ड्यूटीज़, इमरजेंसी और रेस्क्यू प्लानिंग, सामान्य तरीके जैसे सेफ्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, कन्फाइंड स्पेसेस में खतरे, खतरनाक वातावरण, एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी और मशीनरी, सेफ एंट्री के लिए PPEs। कन्फाइंड स्पेसेस क्या हैं? कन्फाइंड स्पेसेस एक ऐसी एनक्लोज्ड व्यवस्थित जगह है जहां एंट्री और एग्जिट के लिए सीमित या ना के बराबर जगह होती है। आइए कन्फाइंड स्पेसेस के टाइप्स को अब कुछ यूं समझते हैं। वर्कर्स को सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ना या दरवाज़ों का अत्यंत छोटा होना जिससे आसानी से अंदर जाना और बाहर निकलना मुश्किल हो। पाइप्स, कंड्यूट्स, डक्ट्स या मटीरियल्स जैसी रुकावटें जिससे वर्कर्स को लांघकर या पार करके निश्चित स्थान पर जाना पड़े। वेंटिलेशन, सूटेबल वातावरण या रोशनी की कमी जैसी जगहों में वर्कर का ज़्यादा देर तक काम करना। इसलिए कन्फाइंड स्पेसेस जैसी जगहों में वर्कर्स का काम करना आसान नहीं होता है। आइए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कन्फाइंड स्पेसेस के। इनमें हैं मैन होल्स जैसे सीवर, स्टॉर्म ड्रेन इत्यादि। सीवर, वाटर मेन्स, टैंक्स जैसे फ्यूल टैंक, केमिकल, पानी या गैस टैंक्स, गड्ढे या कोई और इक्विपमेंट। बॉयलर्स, कंक्रीट पायर कॉलम्स, ट्रांसफार्मर वॉल्ट्स, हीटिंग वेंटिलेशन या AC डक्ट्स, ड्रिल किया हुआ शाफ्ट, एनक्लोज्ड बीम्स, वेसल्स, साइलोस, मिक्सर रिएक्टर्स, कोई तहखाना, बेसमेंट, सीढ़ियों के लगने से पहले। हाय अजय, प्लीज़ कन्फाइंड स्पेसेस एरिया में आ जाइए, आपसे कुछ पूछना था। ओवर एंड आउट। हाय अभिषेक। हाय अजय।
आज कन्फाइंड स्पेसेस में कुछ ज़रूरी काम करना है, तो आपसे इसके लिए सवाल पूछने थे। ज़रूर बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस एरिया में खतरनाक एटमॉस्फेयर हो सकता है? वेल, कन्फाइंड स्पेस में ज़्यादातर डेथ्स हैजर्डस एटमॉस्फेयर या खतरनाक वातावरण के कारण ही होते हैं। ऑक्सीजन की कमी, आग पकड़ने वाले केमिकल्स या फ्यूम्स इन खतरों में ही शामिल हैं। ओके, आप थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं? ज़रूर। ओके, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की अधिकता, आग पकड़ने वाली गैस या फ्यूम्स जैसी चीज़ों का एक्सप्लोजिव लिमिट से 10% ज़्यादा होना या हवा में होने वाली कंबस्टेबल धूल का लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट से ऊपर पाया जाना, हवा में किसी ऐसी चीज़ का पाया जाना जिससे शारीरिक या मानसिक अस्थमा, थकान या कोई शारीरिक कष्ट हो, या जिससे खुद को बचाना या बाहर निकलना मुश्किल हो। आप एटमॉस्फेयर के खतरों की जांच किस तरह से करते हैं? ओके, और सुपरवाइजर को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में किस तरह का काम होना है और उससे किस तरह के खतरे हो सकते हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? एक कन्फाइंड स्पेस सेफ हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ वेल्डिंग या गैस कटिंग का काम किया जाए जिसके फ्यूम से एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक फ्यूम गैसेस आ सकती है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और वर्कर्स को सांस लेने में तकलीफ होगी। ओके, शुक्रिया। आइए हम देखते हैं कन्फाइंड स्पेसेस में ऑक्सीजन की कमी से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। कन्फाइंड स्पेसेस में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सांस लेने में तकलीफ सबसे बड़ा कारण बनता है। कन्फाइंड स्पेसेस में हो रहे निर्माण कार्यों में ऑक्सीजन की कमी से खतरा ना सिर्फ वहां काम करने वाले वर्कर्स को है, बल्कि उन लोगों को भी है जो बिना सही ट्रेनिंग या इक्विपमेंट के उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सुपरविज़न करते वक्त ये मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि काम करने वाली जगह परमिटेड स्पेस है या नहीं, और काम से पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उस जगह में ऑक्सीजन पर्याप्त है या नहीं। ऐसी जगह जो बाहरी वातावरण से दूर हो, वहाँ ऑक्सीजन की कमी की पूरी संभावना होती है। ऑक्सीजन की मात्रा से ये माना जाता है कि ये परमिट स्पेस बन सकता है या नहीं। ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की मात्रा जांचने के काम में लिया जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स का विश्वसनीय होना ज़रूरी है, जिससे सही रिजल्ट पता चल सके। तो कन्फाइंड एरियाज में एनगल्फमेंट हैजर्ड क्या होती है? ओके, एनगल्फमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति का सॉलिड या लिक्विड की चपेट में आना। सॉलिड या लिक्विड की चपेट में आने से उस व्यक्ति का रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति को गंभीर इंजरीज या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसका मतलब है कि इन एरियाज में किसी का भी एनगल्फमेंट हो सकता है? हाँ, इसका सुपरविजन पहले ही कर लिया जाना चाहिए और ये इंश्योर या चेक कर लिया जाना चाहिए कि काम करने वाली जगह में लिक्विड, सॉलिड या कोई फाइन मिट्टी मौजूद ना हो। इसका मतलब पाइप, सीवर और मैनहोल में वर्कर एनगल्फ हो सकता है? बिल्कुल सही। तो क्या कन्फाइंड स्पेसेस में क्रॉस सेक्शन वॉल्स और स्लोप होने की वजह से वर्कर जब अंदर जाता है तो वो भी फंस सकता है? देखो, कन्फाइंड स्पेसेस में छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरियाज बने हो सकते हैं, जिससे कि वेंटिलेशन की कमी हो सकती है और वहाँ पे एक हैजर्डस एटमॉस्फेयर बन सकता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई वर्कर इन कन्फाइंड स्पेस में फंस जाए तो अपने आप को बचा नहीं सकता है वो? बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे और एक सवाल पूछना है। इस चीज़ के अलावा कोई और गंभीर खतरा हो सकता है जिसमें वर्कर पूरी तरह से असहाय हो जाए और अपने आप को बचा ना पाए? हाँ बिल्कुल, फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड, रेडिएशन, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, हीट या जहरीले इंसेक्ट्स जो कन्फाइंड स्पेस में मौजूद हो सकते हैं, इन सबको भी कन्फाइंड स्पेस का एक बड़ा खतरा माना जाता है। ओके, थैंक यू, समझ गया। आइए
देखते हैं वर्कर्स के काम शुरू करने से पहले कन्फाइंड स्पेस के खतरों का नियंत्रण कैसे किया जाता है। ऑक्सीजन की उचित मात्रा में मौजूदगी, खतरनाक वातावरण में वेंटिलेशन की ज़रूरत। अगर किसी कन्फाइंड स्पेस में खतरनाक एटमॉस्फेयर है तो वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करें। अगर इसके बाद भी एटमॉस्फेयर दूषित रहता है तो वेंटिलेशन का रेट 20 टाइम्स पर आवर के ऊपर कर दें। वेंटिलेशन से होने वाले असर को जांचने के लिए बार बार सैंपल्स लेते रहें। आइए जानते हैं काम शुरू होने से पहले और काम के दौरान दूषित और खतरनाक वातावरण को जांचने और नियंत्रित करने के तरीके। इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस की जांच और निरीक्षण होना चाहिए। जिन जगहों पर फ्लेमेबल या कंबस्टेबल मटेरियल्स हों वहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। वर्कलोड को कम करना जिससे कम से कम समय कन्फाइंड स्पेस में रहना पड़े। कन्फाइंड स्पेसिस में वर्कर्स के एंटर करने से पहले वहाँ से सारे एनर्जी सोर्सेज को अलग या आइसोलेट करना ज़रूरी है। हॉट वर्किंग की प्रक्रिया से गैसेस वेपर उत्पन्न हो सकते हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लाइट्स की सही व्यवस्था होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी लाइटिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेसिस में किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सामान्य एंट्री और एग्जिट, एंट्रेंट और स्टैंड बाय व्यक्ति के बीच हमेशा क्लियर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोसीजर के अंतर्गत सभी ब्रीथिंग एपरेटस और पीपीईज पहने जाने चाहिए। लाइफलाइन जैकेट को पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लाइफलाइन जैकेट्स फुल बॉडी हार्नेस से जुड़ी होनी चाहिए। बचाव के प्लान्स तैयार करना और इक्विपमेंट व्यवस्थित करना। स्पार्क से बचने वाले इक्विपमेंट्स की ज़रूरत। स्पेस के अंदर काम कर रहे वर्कर्स की लिस्ट परमिट के बाहर बना के रखी जानी चाहिए। अजय, कन्फाइंड स्पेसेस में किस तरह से हम परमिट ले सकते हैं? कन्फाइंड स्पेसिस में काम करने के लिए आपको रिटर्न ऑथराइजेशन की आवश्यकता होती है। और ये परमिट जो है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इस परमिट को जॉब इंचार्ज इनिशिएट करता है और जॉब रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसे अप्रूव करता है। अच्छा, उन कन्फाइंड स्पेसिस के लिए परमिट की ज़रूरत होती है जिनमें जहाँ का वातावरण दूषित हो, जहाँ ऐसे मटेरियल्स हों जहाँ फंस और उलझ सकते हैं, जहाँ क्रॉस सेक्शंस दीवारें या ढलानें हो सकती हैं और जहाँ खुली तारें या अनगार्डेड मशीन्स हों। एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयज़ को कन्फाइंड स्पेस से जुड़े खतरों की जानकारी देना चाहिए। जब तक परमिशन ना हो या ट्रेन ना हो, कन्फाइंड स्पेसेस या सीमित स्थानों पर ना जाएं। एंटर होने से पहले एम्प्लॉयर द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी को अच्छे से समझें और कैसे और कब बाहर आना है वो भी जान लें। एंट्री से पहले देखें कोई बड़ा खतरा तो नहीं। ऑक्सीजन की उपस्थिति को जांचें। टॉक्सिसिटी और एक्सप्लोजिव हैज़र्ड्स को भी जांच लें। एम्प्लॉयर द्वारा दी गई फॉल प्रोटेक्शन, रेस्क्यू, एयर मॉनिटरिंग, वेंटिलेशन, लाइटिंग और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को एंट्री प्रोसीजर के अनुरूप इस्तेमाल करें। ट्रेंड अटेंडेंट के साथ पूरी तरह संपर्क बनाए रखें। रेडियो, फ़ोन जैसे सिस्टम से सुपरवाइज़र द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे बाहर आने के या खतरों का अलर्ट इत्यादि। परमिट वाले कन्फाइंड स्पेसेस को लिखित या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। आप गाइडलाइंस बता सकते हैं जो ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस के लिए ज़रूरी होती हैं? हाँ, ज़रूर। बाहरी व्यक्ति की अनाधिकारिक एंट्री पर रोक। एम्प्लॉयज़ को अंदर जाने से पहले परमिट स्पेस के इवैल्यूएशन करना चाहिए। एंट्री से पहले वातावरण की जांच और एंट्री के वक्त
परमिट स्पेस का निरीक्षण, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, कंबस्टिबल गैसेस और जहरीली गैसेस की जांच। परमिट में सुरक्षा के लिए प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस लागू करें जिससे खतरों से बचा जा सके और नियंत्रण बना रहे। कर्मचारियों की ड्यूटी का पता होना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या कोई और उपकरण जिससे एम्प्लॉयज़ को सुरक्षा मुहैया की जाती हो वो एम्प्लॉयज़ तक बिना पैसे लिए पहुंचाना और मेंटेन रखना। एंट्री ऑपरेशन के दौरान हमेशा एक अटेंडेंट को परमिट स्पेस के बाहर रहना चाहिए। एक अटेंडेंट का इमरजेंसी सिचुएशन में कई सारी परमिट स्पेस की निगरानी करने का नियम लागू करना चाहिए। एंट्री ऑपरेशन को संभालना, जब एक ही परमिट स्पेस में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के वर्कर्स काम कर रहे हों। परमिट स्पेस एंट्री प्रोग्राम में सिर्फ रिटर्न एंट्री परमिट से ही एंट्री होगी। परमिट में मौजूद होना चाहिए परमिट स्पेस का नाम, अटेंडेंट और एंट्री सुपरवाइज़र का नाम, एंट्री के कारण, डेट और कब तक के लिए यह मान्य है उसकी भी डेट, वातावरण के दुष्प्रभावों को जांचने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, सुपरवाइज़र के नाम और सिग्नेचर जिसने एंट्री दी, स्पेस में पाए गए खतरे, उन उपायों की लिस्ट जिसमें हैज़र्ड्स को हटाने या ख़त्म करने के बारे में लिखा हो, एंट्री देने के नियम, जांचों के परिणाम, टेस्ट का डेट और टाइम और टेस्ट लेने वाले के साइन, रेस्क्यू टीम का नाम और मोबाइल नंबर, उनसे संपर्क करने के तरीके, ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किए इक्विपमेंट्स और कम्युनिकेशन प्रक्रिया। तो परमिट में शामिल होंगे स्पेशल इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या जानकारी जो वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करती हो। जैसे कि अगर हमें कन्फाइंड स्पेस में हॉट वर्क का काम करना है तो हॉट वर्क का परमिट अलग से इशूड और ऑथराइज होना चाहिए। तो हमें परमिट्स को कहाँ पर पोस्ट करना चाहिए? परमिट्स को जनरली हमें कन्फाइंड स्पेस के बाहर पोस्ट करना चाहिए, लोकेशन पर, या फिर जिस समय पर काम शुरू होने वाला है उस टाइम डायरेक्टली जाकर वर्कर्स को भी दिया जा सकता है। परमिट स्पेस में काम करने के लिए 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। इनमें है ऑथराइज्ड एंट्रेंट्स, अटेंडेंट और एंट्री सुपरवाइज़र। ऑथराइज्ड एंट्रेंट को परमिट स्पेस में होने वाले काम के सभी खतरों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऑथराइज्ड एंट्रेंट ये वो कर्मचारी होता है जिसको एंट्री सुपरवाइज़र परमिट स्पेस में जाने की अनुमति देता है। अटेंडेंट ये परमिट स्पेस के बाहर की तरफ खड़े होने वाला कर्मचारी है जिसका काम परमिट स्पेस के अंदर हो रही गतिविधियों की निगरानी रखना। एंट्री सुपरवाइज़र ये एक पढ़ा लिखा सक्षम कर्मचारी होता है जिसका काम निरीक्षण करना होता है। ये मौका आने पर अटेंडेंट या एंट्रेंट भी बन सकता है। सुपरवाइज़र की ड्यूटी एक ही एंट्री ऑपरेशन के दौरान कई बार स्थानांतरित की जा सकती है। ऑथराइज्ड एंट्रेंट्स को परमिट स्पेस के खतरों, एक्सपोजर के खतरों जैसे स्किन एलर्जी या सांस लेने में तकलीफ होना जैसे खतरों की जानकारी होनी चाहिए। निजी बचाव के इक्विपमेंट्स का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। एंट्रेंट को अटेंडेंट से हर समय अपना संपर्क बनाए रखना चाहिए जिससे कि किसी भी खतरे की स्थिति में वह सबसे पहले अटेंडेंट तक अपनी बात पहुंचा सके और अटेंडेंट आगे के रेस्क्यू का काम जल्द से जल्द इनिशिएट कर सके। परमिट स्पेस से तुरंत बाहर आ जाए अगर अटेंडेंट्स या सुपरवाइज़र के निर्देश हों, उनको खतरे का अनुमान हो गया हो। ऑटोमेटिक अलार्म का बजना। अटेंडेंट्स को सतर्क करें जब भी कोई अप्रिय घटना हो या कोई अनावरण लक्षण दिखाई दें। आइए जानते हैं अटेंडेंट्स को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। जब एंट्री ऑपरेशन चल रहा हो तब या तो आप परमिट जोन के बाहर रहें या किसी को ये जिम्मेदारी दें।
एम्प्लॉयर द्वारा निर्देशित नो एंट्री रेस्क्यू का पालन करें। अभी और अनुमानित खतरे की जानकारी रखिए, जैसे कारण और लक्षण, परिणाम, अनावरण का असर इत्यादि। परमिट स्पेस में काम कर रहे सभी वर्कर्स से बातचीत रखें और जानकारी रखें उन वर्कर्स की जो परमिट स्पेस में काम कर रहे हैं। अंदर और बाहर की परिस्थिति का आकलन करें और परमिट स्थान को खाली करने के आदेश दें जब कोई अप्रिय गतिविधि हो या किसी वर्कर के व्यवहार से ये लगे कि वह खतरे की स्थिति में है। कन्फाइंड स्पेस के बाहर कोई घटना होना जिससे अंदर एंट्रेंस को तकलीफ हो, जब अटेंडेंस अपनी जिम्मेदारी को सुरक्षित और सही तरीके से नहीं निभा पा रहा हो। अजय, कन्फाइंड स्पेसेस में इमरजेंसी इवैक्यूएशन के दौरान कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? अगर इमरजेंसी इवैक्यूएशन की स्थिति पैदा होती है तो अटेंडेंट को इमीडिएटली इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसे अब इमरजेंसी रिस्पांस टीम को अपना नाम और लोकेशन बतानी चाहिए। जब तक इमरजेंसी रेस्क्यू टीम लोकेशन पर ना पहुंच जाए तब तक उसे किसी भी अन्य व्यक्ति को कन्फाइंड स्पेस में अंदर एंटर नहीं होने देना। ओके। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम के लोकेशन पर आ जाने के टाइम पर अटेंडेंट को उन्हें अंदर गए हुए व्यक्तियों और अंदर के हैजर्ड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि वो सही इक्विपमेंट या रेस्क्यू इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकें। और इस सारी प्रोसेस के दौरान अटेंडेंट को कभी भी अपनी ड्यूटी के अलावा कोई और काम परफॉर्म नहीं करना चाहिए। एंट्री सुपरवाइजर की भूमिका क्या होती है? एंट्री सुपरवाइजर की भूमिका में एंट्री सुपरवाइजर को इंश्योर करना चाहिए कि परमिट स्पेस में काम करने से पहले सभी हैजर्ड्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को पहचान लिया गया है और इन सभी हैजर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस को उसमें कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को कम्युनिकेट कर दिया गया है। एंट्री से पहले एंट्री सुपरवाइजर को इंश्योर करना चाहिए कि सभी कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, परमिट ले लिया गया है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स या इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। एंट्री सुपरवाइज़र को ये भी इंश्योर करना चाहिए, ध्यान रखें कि बचाव के लिए सारी सर्विसेज उपलब्ध हैं और उन्हें तुरंत बुलाया जा सके या आसानी से बुलाया जा सके। परमिट स्पेस में या कन्फाइंड स्पेस में किसी भी अनऑथराइज्ड एंट्री के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। सुपरवाइज़र को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि एंट्री से पहले सभी प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है और एंट्री की कंडीशन या एंट्री परमिट के हिसाब से हुई होनी चाहिए। अजय, मुझे लगता है कि मैंने सारे सवाल पूछ लिए। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिस्क और इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में भी जानना चाहिए? हाँ, एक्चुअली ज़रूर। इमरजेंसी सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर एंट्रेंट परमिट स्पेस पे फंस जाए तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। राइट। इसलिए एम्प्लॉयर का फर्ज बनता है कि वो अपने परमिट स्पेस प्रोग्राम में ट्रेन लोगों द्वारा एंट्रेंट का रेस्क्यू के प्रोसीजर्स को शामिल करें। तो अटेंडेंट का असल रोल क्या होता है? एक एंट्रेंट के परमिट स्पेस में एंटर होने पर एक अटेंडेंट का परमिट स्पेस के बाहर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे और एंट्रेंट के हालातों के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो अगर एक से ज़्यादा एंट्रेंट अंदर जाने के बाद फंस जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो वो बाहर कैसे आएंगे? ऐसे में अटेंडेंट को बचाव की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसे कैसे बचाना चाहिए? वैसे तो परमिट एरिया नॉन एंट्री रेस्क्यू होना चाहिए, जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उसमें जाके फंस ना जाए। इसीलिए एम्प्लॉयर के रेस्क्यू प्रोसीजर में रिट्रीवल इक्विपमेंट को यूज़ करके नॉन एंट्री रेस्क्यू परफॉर्म करने के स्टेप्स होना बहुत ज़रूरी है। और जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें तभी यूज़ करना चाहिए जब वो खुद एक खतरा ना बने
ना ही एंट्रेंट को बाहर निकालने के समय कोई बाधा हो। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि रिट्रीवल लाइंस का आपस में उलझ जाना या किसी अन्य सर्विसेज या इलेक्ट्रिकल कोर्ट्स में फंस जाना। ओके, निभा पा रहा हो। अटेंडेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनको नॉन एंट्री रेस्क्यू भी करना पड़ सकता है। रेस्क्यू प्रोसीजर अगर नॉन एंट्री रेस्क्यू के लिए है तो फिर एंट्रेंट को फुल बॉडी हार्नेस पहनना चाहिए जिसकी रिट्राइवल लाइन डी रिंग से जुड़ी हो जो कि पीठ के बीचों बीच लगा होता है। रिट्राइवल लाइन का दूसरा सिरा परमिट स्पेस के बाहर किसी मैकेनिकल डिवाइस में लगा होना चाहिए। मैकेनिकल डिवाइस 5 फीट से ज़्यादा गहरे परमिट स्पेस में से बाहर निकालने के काम आता है। एम्प्लॉयर को नॉन एंट्री रेस्क्यू की अवस्था में एंट्री करवाने से ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कभी भी बचाव सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है, तब रेस्क्यू टीम उपलब्ध हो। सामान्य तौर पर इस तरह की सेवा लोकल फायर डिपार्टमेंट आदि द्वारा ली जाती है। अगर नॉन एंट्री रेस्क्यू पॉसिबल ना हो फिर क्या होगा? ऐसे केस में एम्प्लॉयर को किसी अन्य व्यक्ति को रेस्क्यू के लिए भेजना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर किसको भेजेगा? बचाव के लिए एम्प्लॉयर को सबसे पहले तो साइट पर मौजूद इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को बचाव के लिए भेजना होगा और अगर इससे रेस्क्यू पॉसिबल नहीं है तो उन्हें बाहर से अन्य सर्विसेज को बुलाना होगा, जैसे कि फायर सर्विसेज या फिर कोई अन्य रेस्क्यू सर्विसेज। दोनों ही केसेस में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रेस्क्यू टीम्स समय पर बचाव के लिए पहुँचे, जिससे कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके या बचाया जा सके। और अगर एम्प्लॉयर के पास पहले से ही उन खतरों के बारे में जानकारी है तो वो रेस्क्यू टीम के पहुंचने पर उन्हें इन खतरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि रेस्क्यू को और आसान किया जा सकता है। कई बार इसमें स्टैंड बाय रेस्क्यू टीम की भी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए एंट्रेंट एक खतरनाक वातावरण में काम कर रहा है जो कि जोखिम भरा है उसके जीवन के लिए और उसने रेस्पिरेटर या सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस पहना हुआ है। जब भी बचाव दल परमिट स्पेस में जाता है, एक अटेंडेंट हमेशा परमिट एरिया के बाहर खड़ा होना चाहिए, जिससे अगर ज़रूरत पड़े तो वो मदद कर सके। एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी बनती है कि जो रेस्क्यू टीम वो तैयार करे उस टीम को पूरी तरह ट्रेन किया जा चुका हो और वो पहले भी रेस्क्यू ड्यूटीज़ निभा चुका हो। एम्प्लॉयर्स को रेस्क्यू टीम में जाने वाले सभी लोगों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे रेस्पिरेटर्स उपलब्ध कराने चाहिए और उनको इस्तेमाल करने की जानकारी भी देनी चाहिए। सभी रेस्क्यूअर्स को फर्स्ट एड और सीपीआर देना आना चाहिए, जिसमें से किसी एक मेंबर को सीपीआर और फर्स्ट एड देने के लिए प्रमाणित किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयर्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि रेस्क्यू टीम साल में कम से कम एक बार किसी परमिट स्पेस में रेस्क्यू ऑपरेशन करे। रेस्क्यूअर्स को ये भी जानकारी देनी चाहिए कि वो जिस जगह जा रहे हैं वहाँ क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और अगर रेस्क्यू टीम अवेलेबल ना हो तब क्या होगा? ऐसे केस में एम्प्लॉयर को वर्कर के कन्फाइंड स्पेस में एंटर होने से पहले ही ऑफ साइट रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जिससे कि रेस्क्यू टीम पहले ही प्लान और अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट्स के साथ रेडी रहे। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर ऑफ साइट रेस्क्यू टीम को बुलाएगा। तब तो ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि उनके पास सही इक्विपमेंट्स और एबिलिटी है कि नहीं, ताकि वो जाकर रेस्क्यू कर सके। बिल्कुल सही, जिससे कि वो अपने सभी इक्विपमेंट्स और लोकेशन पर सही समय पर पहुंच सके। ओके, तो आई होप अभिषेक मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। जी जी, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कन्फाइंड स्पेसेस में काम करते वक्त जितनी भी जानकारी आपने दी है मैं उसका ध्यान रखूँगा। बेस्ट ऑफ लक एंड सेफ्टी फर्स्ट। थैंक यू। थैंक यू।
तो अब हम कन्फाइंड स्पेसेस विषय के अंत में पहुंच चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने कन्फाइंड स्पेस से जुड़े हुए खतरे और उनसे होने वाले बचावों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। कृपया इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करें और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।